नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खूबसूरत, सौम्य और उतनी ही सरल सौम्या टंडन हमारे साथ हैं। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। धन्यवाद सुधीर जी, आपने तो बहुत मेरी तारीफ कर दी। तारीफ है तो करनी पड़ती है। धन्यवाद। आप लगातार सक्रिय रही हैं कई चीज़ों को लेकर जी। तो हम तो ये जानना चाहेंगे कि सौम्या के करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले तो मैं सुधीर जी आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं दरअसल यहीं की लड़की हूँ। भोपाल मेरा जन्म स्थान है, तो भोपाल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और भोपाल हालांकि मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, 6-7 साल की उम्र में ही, लेकिन इतने सालों बाद आज मैं भोपाल आई हूँ। आज जब मैं यहाँ आई तो इसकी सड़कें, उसका जो लेक, मौसम देखकर ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत बदल गया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो सब मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल को देखकर। बहुत प्रगति हुई है भोपाल में। और उसके बाद फिर हम उज्जैन चले गए सपरिवार, और तो मध्य प्रदेश में ही मेरा सारा वक्त मध्य प्रदेश में ही गुज़रा। मेरे जो पिताजी हैं वो एजुकेशन में हैं, वो प्रोफेसर और हेड थे इंग्लिश डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी में। फिर कुछ वक्त के लिए डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स थे, फिर कुछ वक्त के लिए एक्टिंग वाइस चांसलर थे। तो और मेरी जो माता जी हैं वो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं कैलकाटा से। मेरी जो सिस्टर हैं वो जर्नलिस्ट हैं लंदन में, पिछले 20 सालों से वो जर्नलिस्ट हैं। तो मेरे पूरे परिवार में किसी का भी कहीं भी बम्बई से या एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। तो मेरे लिए इस इंडस्ट्री में आना भी एक बहुत ही अजीब सिलसिला रहा। शुरुआत से ही हमेशा फोकस रहा पढ़ाई पर, एजुकेशन पर। तो कहीं दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि इंडस्ट्री में आकर ये सब करेंगे। हालांकि मुझे स्टेज से बहुत प्यार था। तो आपने कहा शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत दरअसल 6-7 साल की उम्र से ही हो गई थी। स्टेज से डांट पड़ी थी, सुना है स्टेज पर जाने को लेकर पहली बार में। बहुत ही मैं शाय किस्म की लड़की थी, और मुझे याद है कि भोपाल में ही एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मम्मी ने कहा था कि इसे मदर मेरी बनाएंगे। एनुअल अवार्ड फंक्शन था, सब पेरेंट्स आए हुए थे, टीचर्स आए हुए थे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जब अनाउंस हुआ कि सौम्या टंडन अनाउंस हुआ, नाउ हियर कम्स मदर मेरी, तो स्टेज पे हम गए ही नहीं। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं, 1 मिनट 2 मिनट हो गया, अनाउंस हो रहा है नाम, लेकिन मैं गई नहीं। मेरी मम्मी आई और मम्मी ने तो लगाया एक चाटा और उन्होंने कहा जाओ। तो मैंने स्टेज पे जाकर रोते रोते कहा, आई एम नॉट मदर मेरी, आई एम सौम्या टंडन। उस वक्त से मेरे मम्मी और पापा ने शायद ये ठान लिया कि ये जो स्टेज फ्राइट है इसे निकालना है। और फिर 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे एनुअल फंक्शन हो, ऐसा कोई भी स्कूल का फंक्शन नहीं था जब मैंने स्टेज पर माइक ना पकड़ा हो। सारे कंपटीशन, एलिक्यूशन, डिबेट, पोइट्री रेसिटेशन, हर कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। और वो जो तैयारी थी मेरे इस करियर के लिए, पता भी नहीं था कि देखिए वो तैयारी हो रही है। तो उस एक चांटे ने मुझे इस इंडस्ट्री में खड़ा कर दिया। स्टेज पर न जाने को लेकर जो चाटा पड़ा था, उस चाटे ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहुंचा। अगर मेरे माता पिता ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता तो शायद मैं वो ना कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। उसके बाद 2006 में मैंने फेमिना कवर गर्ल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से मैं बॉम्बे आई, क्योंकि मैं हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली चली गई थी। और बम्बई में पहली बार आई कंपटीशन की वजह से। फर्स्ट रनर्स अप रही, फिर एजेंसीज़ में अपनी पिक्चर्स बांटी, फिर दिल्ली वापस चली गई। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी, शायद जो किसी को नहीं पता है वो ये कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो पिताजी हमारे रिटायर हो गए थे, तो उनसे तो पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी। और लगा कि नहीं, पिताजी पर ये हमको बोझ नहीं देना चाहिए। तो मैं और मेरी जो सिस्टर थे, मेरी सिस्टर मुझसे 10 साल बड़ी हैं, तो वो और मैं, हम लोग पढ़ाई करते हुए ही कमाते थे। तो मेरी सिस्टर रेडियो में आरजेइंग करती थी और मैं पार्ट टाइम
सैटरडे संडे को एंटरटेनमेंट न्यूज़ पढ़ती थी। तो न्यूज़ की दुनिया से मेरा ये एक छोटा सा जुड़ाव रहा है। और फिर उसके बाद जब मुझे किसी चैनल से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन देने आ जाइए, तो पिताजी का उस समय देहांत हो गया था। मेरी जो सिस्टर थी वो लंदन स्कॉलरशिप में, एक चार्ल्स वॉलिस स्कॉलरशिप में चली गई थी जर्नलिज्म की। तो मम्मी और मैं अकेले ही थे दिल्ली में, और मैंने मम्मी को कहा अरे टीवी सीरियल में तो नहीं काम करना है मम्मी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर मौका मिल रहा है तो कर लो, क्योंकि वहाँ जाकर काम ढूंढने से बेहतर है कि काम के साथ जाओ फिर अपने हिसाब का काम ढूंढो। तो मैंने वो एक ऑडिशन दिया था, उसके लिए भी मुझे प्रोड्यूसर ने टिकट भेजी थी, और उस एक ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो भी शायद मैंने इसीलिए हाँ बोला क्योंकि वो लंदन में शूट होने वाली थी और मेरी बहन लंदन में थी। तो वहाँ से बस मेरी शुरुआत हो गई इस इंडस्ट्री की। संघर्ष करना पड़ा बहुत टीवी या छोटे पर्दे पर पहुँचने के लिए या फिल्म पर पहुँचने के लिए? छोटे पर्दे पे पहुंचने के लिए तो कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। दरअसल मैं छोटे पर्दे पे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत सास बहू टाइप के सीरियल देखती नहीं थी और मुझे उसमें मज़ा भी नहीं आता था। तो चूंकि एक शुरुआत अपने आप हो गई तो सिलसिला चलता रहा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम मिलता गया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि संघर्ष तो हमेशा रहेगा आर्टिस्ट की लाइफ में, क्योंकि संघर्ष ये होता है कि आपको काम मिलता है लेकिन अपने हिसाब का काम जो आपको क्रिएटिवली आर्टिस्टिकली सेटिस्फाई करे, वो काम मिलना हमेशा एक चैलेंज है। तो मैं अपने आप को हमेशा ही एक स्ट्रगलर मांगती हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं अच्छा काम करूँ। अच्छा काम हमेशा स्ट्रगल से मिलता है। भाभी जी का जो किरदार है उससे बहुत नेम फेम मिला, और बहुत पीक पर जब आप थे तब आपने ब्रेक ले लिया जी। क्या वजह वैसी रही? ये बिल्कुल लक की बात है कि लिखाई बहुत अच्छी थी उस शो की। बहुत अच्छी बात ये हो गई कि डायरेक्टर साहब हमारे बहुत मॉडर्न थे, जो मैंने उनको जाकर कहा कि मैं बहुत लाउड एक्टिंग नहीं करूँगी, मैं नेचुरल करूँगी, कि ऐसा लगना चाहिए कि लड़की ऐसी है। तो मैं मुंह बना बना के एक्टिंग नहीं करूँगी, वो मुझसे नहीं होगा। वो मेरा एक लक था। मेरे साथ जो कलाकार हैं, आसिफ जी, रोहिताश जी, दोनों ही बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, तो उनका जो मुझे साथ मिला, तो ये सिलसिला 5.5 साल तक चला। मैंने तो सोचा था कि मैं 1 साल में ख़त्म कर दूंगी लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसा एक वक्त आ गया जहाँ मुझे लगा कि मैं सुबह उठ के मैं वही सीन कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक ही तरह से एक्टिंग करने शुरू कर दिया मैंने, और फिर मुझे मज़ा नहीं आने लगा। मुझे ऐसा लगा कि वो इंस्पिरेशन नहीं है कि सुबह उठ के जैसे लगता है कि अरे आज कुछ अच्छा करने को मिलेगा। चैलेंज ख़त्म हो गया और आई वॉज रिपीटिंग माई सेल्फ। तो मुझे लगा कि तो मैं खुद का ही कैरिकेचर हो जाऊँगी, तो ये तो मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा, भले ही इसका कोई भी अंजाम हो। मेरे प्रोड्यूसर ने कहा इतना पीक पे आप छोड़ रहे हो, इस तरह का पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि अगर पैसा कमाना होता तो कलाकार नहीं बनती तो मैंने बस अपने दिल की आवाज़ सुनी। ब्रेक नहीं लिया, एक छोटा सा ब्रेक भी लिया, उस वक्त कोविड का भी वक्त था, लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि मैं अलग अलग मीडियम्स और अलग अलग कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करूं। उस दौरान जब आप कर रहे थे, आपने डिसीजन लिया था, बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत आसान नहीं होता इस तरह का डिसीजन लेना। OTT का जो चलन है वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज़ आ रही है वो जी। टेलीविज़न आप कर चुकी है, फिल्म आप कर चुकी है, OTT भी है पास में। क्या डिफरेंस आपको लगता है तीनों में? क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? टेलीविज़न जो है वो अब बहुत छोटे शहरों और 2 टियर 3 टियर सिटी, रूरल इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। अर्बन क्लास के लिए और मेल ऑडियंसेस के लिए और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए कंटेंट नहीं था। ये अक्सर हम सुनते आए थे कि भाई टेलीविज़न पे बाकी यंग और मेल्स क्या देखें, या तो सिर्फ वो न्यूज़ देख सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स देख सकते हैं। तो उनको वो सास बहू जैसे ड्रामाज में उनको नहीं मज़ा आता था। और ये जो ड्रामाज थे ये सिर्फ एक किस्म के शोज़ थे मास ऑडियंस के लिए। लेकिन OTT के आ जाने से क्या है कि आपके पास एक वैरायटी है। आप क्राइम भी देख सकते हैं, थ्रिलर भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल कंटेंट भी देख सकते हैं, बच्चों का कंटेंट भी देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी है हर इंसान के लिए। प्रोडक्शन क्वालिटी पे बहुत ध्यान है, बजट्स अच्छे हैं, क्योंकि वो डेली सोप चलता हुआ अखबार नहीं बन रहा है। अच्छी शेल्फ लाइफ की
शोज़ बन रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि टेलीविज़न अखबार है, सुनो रोज़ पढ़ो फेंक दो, लेकिन जो फिल्में होती हैं वो उनकी एक शेल्फ़ लाइफ होती है, क्योंकि उसको बहुत इत्मीनान से बनाया जाता है, तराश के बनाया जाता है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि इंडियन OTT पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंडियन OTT की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस और सेक्स से भरी हुई थी। वही मैं अभी मेरे मन में वही सवाल आ रहा था कि OTT की जब हम बात करते, जो सीरीज आ रही है OTT पे, कहा जाता है कि बहुत सारी वल्गरिटी होती है, अब्यूजिव लैंग्वेजेस होती है, OTT की एक इमेज ऐसी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। क्या वाकई OTT पे ऐसा होता है? ऐसा हुआ है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि OTT के 5 सबसे बड़े शोज़ जो हैं, वो जो शोज़ हैं वो क्लीन शोज़ हैं। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक को ये देखना है या इसको पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर फैमिली के साथ कोई चीज़ बैठकर देख सकते हैं और अगर अच्छी बनाई हुई चीज़ है तो आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे ये इंडियन OTT इस बात को समझ रही है, तो अब जो नए शोज़ आ रहे हैं वो बेटर आ रहे हैं। जो शुरुआत हुई थी वो शायद उनको ऐसा लगा था कि हम लोग आई बॉल्स और अटेंशन लेने के लिए हम यही दिखा देते हैं। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी ये बात सही है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो अप टू द मार्क नहीं है, फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। कहते हैं कि दर्शक जो डिमांड करता है वही परोसा जाता है। देखिए, जहाँ तक मेरे हिसाब से जो 5 सबसे बड़े शोज़ हैं इंडिया के, उसमें सेक्स और क्राइम नहीं है। तो सबसे अच्छे और सबसे हिट शोज़ तो वही हैं जो क्लीन हैं और जो अच्छे बने हुए हैं। फिर पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि यही बनाना चाहिए, ये तो फिर उनकी सोच में खराबी है। सौम्या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, बीच में सुना है सुनील शेट्टी के साथ कुछ आ रही है, एक नया बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, फाइल 323। फाइल 323 एक प्रोजेक्ट है जिसमें अनुराग कश्यप, सुनील शेट्टी, दिव्या दत्ता, ईशा गुप्ता और मैं हूँ। वो फिल्म की शूटिंग मैंने अभी शुरू नहीं की है, करने वाली हूँ, लेकिन बस आपको वक्त जब आएगा तो उसके बारे में मैं बता सकूंगी। अभी मैं भी कुछ खास बता नहीं पाऊंगी आपको। सौम्या टंडन फिटनेस के लिए बहुत फिटनेस फ्रीक हैं जी, और कई बार आपके वीडियोस इस तरह के आते हैं फिटनेस को। कितना ज़रूरी है फिटनेस लाइफ में? फिटनेस सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि ये तो एक ज़रूरत है, लेकिन आमूमन अब हम लोगों ने कोविड के चलते और बहुत सारी लाइफस्टाइल की जो डिजीज़ेज़ हो गई हैं 2030 तक, जैसे कहते हैं WHO कहता है कि भाई हर चौथा इंडियन को या तो स्ट्रोक होगा या हार्ट अटैक होगा या डायबिटीज़ होगा या कैंसर होगा। तो ये बहुत ख़तरनाक आंकड़े हैं, और जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं उनको तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई एक्टर है, उन्हीं लोगों को आमूमन हमारी ज़िंदगी में अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर लें तो इट विल बी अ बेटर लाइफ, क्योंकि बीमार कौन रहना चाहता है। तो मैं डेफिनेटली बहुत एडवोकेट करती हूँ। मैं शाकाहारी हूँ, मैं सही वक्त पे खाती हूँ और व्यायाम करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को इन बातों का, समय पर सोना, समय पर खाना, थोड़ा व्यायाम करना और शाकाहारी भोजन इसमें मैं विश्वास रखती हूँ। शादी के पहले की लाइफ, फिर शादी के बाद की लाइफ, और अब एक माँ बनने के बाद की लाइफ, 3 अलग अलग हिस्से ज़िंदगी के। कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। कॉलेज में मेरी उनसे दोस्ती हुई थी, वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन दोस्ती हमारी ईमेल और चैट्स पे हुई। मतलब वो मुझसे मिले थे, लेकिन हम कभी भी एक शहर और एक देश में थे ही नहीं। तो उनसे मेरी दोस्ती हुई, और उस वक्त मैं अपनी MBA कर रही थी, और मैंने उनसे कहा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम करो, जो तुम्हारा दिल है वो करो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मत आओ अगर तुम्हारा उसमें रुझान नहीं है। तो वो मेरे दोस्त ज़्यादा रहे और शुरुआत से ही। और चूँकि हम कभी भी एक शहर में नहीं थे तो हमारा बस वो चिट्ठी तार और मेल और फ़ोन पे बात हुआ करती थी। तो ये मेरे लिए एक अच्छा हो गया कि मैंने अपने दोस्त से शादी की, और उसका भी डिसीजन लेने में मुझे 10 साल लग गए। क्योंकि जब आप दोस्त से शादी करते हैं तो ये भी बड़ा डर लगता है कि अगर आपने अपने दोस्त से शादी की और अगर कुछ ना चला तो दोस्त भी चला जाएगा हाथ से। तो ये एक डर रहता है, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि शादी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेट्स सी, होपफुली, सो फार सो गुड।
एंड टू हैव अनकंडीशनल लव विद योर चाइल्ड. सो मुझे ऐसा लगता है आई एम ब्लेस्ड. सौम्य, सौम्या अर्थ एक ही है. नॉर्थ इंडिया में पुरुष प्रधान चीज़ होती है तो हम सौम्य कहते हैं. साउथ इंडिया में महिलाओं प्रधान चीज़ होती है, महिलाओं को लेकर तो सौम्या कहा जाता है. अर्थ दोनों का एक है जी. सौम्या के लिए क्या लगता है आपको कि अभी जो है महिला प्रधान फिल्में जो है वो बननी कम हो गई है, महिला प्रधान सीरियल्स कम हो गए हैं? अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा अब बेटर हुआ है वक्त कि महिलाओं की स्टोरीज अब आ रही हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ महिलाओं के सब्जेक्ट पर ही नहीं, महिलाएं राइटर्स और फिल्म मेकर्स भी होने चाहिए. क्योंकि जिस तरह से कोई इंसिडेंट एक महिला लिखती है और जिस तरह से वो दिखाती है या निर्देशित करती है, वो बात ही अलग होती है. और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक दिन बैठकर सोच रही थी कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुझे फिल्में अच्छी लगी हैं वो एक्चुअली सब फीमेल डायरेक्टर्स की हैं. सोशल लाइफ भी है सौम्या की, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और फिर एक सोशल लाइफ. कैसे आप बैलेंस करते हो चीज़ों में? मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है कि कभी एक ऐसा वक्त आए जो मैं जेन्युइनली फिलैंथ्रोपी करूं, मतलब गिविंग बैक टू द सोसाइटी, समाज सेवा. ये मेरे में बहुत एक स्ट्रॉन्ग जज्बा है. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खुशी देने में है उतनी खुशी किसी चीज़ में नहीं है. जब आप किसी को हेल्प कर सको, मेरी एक ये मुहिम है कि मैंने सोचा है कि हर साल मैं अपने बर्थडे पर 1 साल का एक किसी का स्कूल की फ़ीस मैं दूं.
क्योंकि अब जब आप किसी को शिक्षा देते हो तो सिर्फ उसको शिक्षा नहीं दे रहे हो, उसकी पूरी आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी आप बेहतर कर रहे हो। उससे बेटर कोई गिफ्ट ही नहीं है। आपके सहयोगी दीपेश भान के साथ अभी एक हादसा हुआ था, तब हमने देखा था, बहुत इमोशनल वीडियो आपने जारी किया था जी। बहुत हेल्प दीपेश भान के परिवार के लिए आपने अपील की थी काफ़ी जी। बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि इतने यंग दीपेश थे और 40-42 साल की उम्र में जब कोई चला जाता है जिसके साथ आपने 5.5 साल काम किया हो तो बहुत तकलीफ़ होती है। और उसकी अभी अभी शादी हुई थी 3 साल पहले, अभी अभी उसका बच्चा हुआ था, अभी उसने घर खरीदा था, अभी उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी, अचानक से सब कुछ बिखर गया। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। और फिर ये भी मैंने रियलाइज़ किया कि जो वाइफ़ थी वो दिल्ली से आई थी, वो हाउसवाइफ थी, बच्चा 18 महीने का, घर उसने अपनी हैसियत से थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, बहुत बड़ा लोन ले लिया था, 1,25,000 रुपये उसकी EMI थी। तो मैंने रियलाइज़ कर लिया कि अगर ये तो भर बेघर हो जाएगी लड़की, क्योंकि सास ससुर भी नहीं थे उसके। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाकर करूं अपील। और सबने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, या अगर करोगी भी तो कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, 1,00,000-1.5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे। पर मेरा दिल ही नहीं माना। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मुझे करना है, कोशिश करके मैं देखती हूँ। और मैंने वो एक वीडियो बनाया और सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे डाला। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में 35 लाख रुपए इकट्ठे हुए, सिर्फ 3 दिनों में उस लड़की के अकाउंट में। और जब अचानक से इकट्ठे हो गए तो फिर मेरी प्रोड्यूसर भी आगे आई, मिसेस बिनाइफर कोहली, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गजब हो गए, तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि दुनिया में बहुत अच्छाई है, अगर अच्छे जज्बे से और नीयत अगर आपकी सही हो तो सिर्फ एक कदम की ज़रूरत है, लोग जुड़ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने सेट से कलेक्ट करके भी देती हूँ, मैं चैनल से भी बात करती हूँ, मैं सिंटा से भी बात करती हूँ। तो उन्होंने अपनी थोड़ी कोशिश की। मैंने कहा आप अपनी कोशिश कीजिए, देखते हैं मेरे फंड से कितना इकट्ठा होता है। और मैं फिर बैंक गई, मैंने बैंक से कहा कि आप इसका घर नीलाम मत करिए, क्योंकि अगर आप घर नीलाम करेंगे कहाँ जाएंगे, मुझसे थोड़ी सी मुझे मोहलत दीजिए। उनसे मैंने 3 महीने की मोहलत मांगी तो उन्होंने EMI बंद की, क्योंकि अगर आप लोन नहीं देते हैं तो वो नीलाम हो जाता है घर, और बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, वो सब बैंक में चला जाएगा। सब लोगों ने कहा उसको बोलो घर जाए अपने। वो लड़की अपने भाई के घर नहीं जाना चाहती, वो यहीं रहना चाहती थी। और मैं जब बैंक मैनेजर से रीजनल मैनेजर के पास गई, मैंने उनसे कहा सिर्फ मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। मैंने 3 महीने मांगे और मैंने 28 दिनों में उनको पूरी की पूरी 60 लाख की रकम वापस कर दी। 50 लाख रुपए मेरे फंड से इकट्ठे हुए, बाकी पैसे जो है अदर सोर्सेज से आए, उनके थोड़ा सा इंश्योरेंस था और प्रोड्यूसर ने अपने सेट से इकट्ठे करके दिए। राजनीति में इंटरेस्ट है, वॉच करते हैं आप, मॉनिटर करते हैं सियासत में जो कुछ होता है, राजनीति में बयानबाजी होती है, कुछ मॉनिटर करती हैं? करती हूँ, शायद इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। क्या सोच है राजनीति को लेकर, कैसी होनी चाहिए आपके लिए, देश के लिए जो राजनीति होती है वो कैसी होनी चाहिए? एक कलाकार का मन क्या कहता है कि वो अपने देश के जो सियासतदान हैं उनको क्या करते हुए देखना चाहता है एक कलाकार, कि यार देश में ऐसा कुछ करें कि बदलाव नजर आए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो सियासत है वो भले ही अपने छोटे छोटे क्या कहना चाहिए, छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है जो शायद सही ना हो। लेकिन अगर आप देखें, जब आप अगर लंबी रेस का अगर आप घोड़ा हैं और अगर आप हर वर्ग, हर उम्र और हर वक्त के लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो रास्ता सिर्फ विकास का है। सौम्या बहुत मुखर भी हैं, खुलकर अपनी बात कहती हैं, जो कहना होता है, जो दिल में है वो कहती हैं। सोनू निगम ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, अजान को लेकर कुछ परेशानी जाहिर की थी, आपने समर्थन किया था उसका? जी, इस बात सिर्फ आज़ान की या सिर्फ एक रिलीजन या किसी और एक रिलीजन की नहीं है। बात ये भी है कि जैसे कई बार हमारे महाराष्ट्र में भी गणेश उत्सव होता है, तो अक्सर जो है वो या कोई रिलीजियस सेरेमनी या प्रोसेशन या नीचे कॉलोनी में भी फंक्शन होता है जो शायद पर्सनल पार्टी का भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा लाउड कंट्री है और आपको ऐसा लगता है कि आप लाउड स्पीकर लगा के जो आप ब्लेयरिंग कर रहे हैं, जो आप ये शोर मचा रहे हैं, ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। आप अपना पर्सनल बिलीफ, पर्सनल विश्वास आप तब तक वहाँ तक सीमित रखिए जहाँ आप
लोगों को डिस्टर्ब ना करें। नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको ना करें। वैसे भी एनवायरनमेंट की ये हालत है। यह है सौम्या टंडन। जितनी सौम्य, सरल, खूबसूरत और शालीन, उतनी ही शालीनता के साथ उन्होंने हर मुद्दे पर बातचीत की और अपने विचार रखे। सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 को समय देने के लिए। सुधीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई अच्छा बोलने वाला इंटरव्यू करता है तो और मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।